Hello friends, you all are welcome to my YouTube channel Knowledge Bridge. Today this is my second video on fundamental rights. लास्ट वीडियो में हमने अपने मूल अधिकारों का अर्थ, उनके ऐतिहासिक पहलू तथा समानता का अधिकार के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा दूसरा मूल अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार याद भी करवाऊंगी और उसको डिटेल में समझाऊंगी भी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, हमारे 6 मूल अधिकार हैं जिनको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इनमें से पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेके 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसके कुछ सब पार्ट्स हैं जिनको इस प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि 19A, फिर आता है 19B, फिर आता है 19C, फिर 19D, 19E और जो 19F था उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसमें संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन से संबंधित उसमें विचार दिए गए थे, इसलिए उसको हटा दिया गया है। क्योंकि 44वें संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो 1978 में हुआ था। तो उस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बनाया गया और 300A के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत उसको रखा गया और मूल अधिकारों की सूची से हटा लिया गया था। क्योंकि जो 19F था, 19E के बाद यहाँ पे जो 19F था वो भी संपत्ति से रिलेटेड था, इसलिए इसको हटा दिया गया था। उसके बाद है 19G। पहले मैं आपको इनको याद करने का आसान तरीका बताती हूँ। एक किस्म से कह सकते हैं कि मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद 19A, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे लेटर क्या है, A। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 19B में क्या है, 19A में कौन सी बात कही गई थी, 19B में कौन सी कही गई थी और 19C में कौन सी कही गई थी, 19D में कौन सी कही गई थी। इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूं। देखिए यहाँ पे लेटर है A, क्या लेटर है A, और यहाँ पे क्या है अभिव्यक्ति। तो दोनों ही याद रखनी है, अ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी A से अभिव्यक्ति, A से क्या बन गया आपका, अ से क्या बन गया अभिव्यक्ति। तो आपको दिमाग में ऐसी याद रखनी है कि 19A, जब A लेटर दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, एक शब्द आना चाहिए अभिव्यक्ति। तो जब आती है 19A की बात तो आप क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति। तो आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आते हैं 19B पर। अब B में है, B से आपको याद रखनी है बिना हथियार। कोई भी बोलेगा 19B में क्या है तो आपके दिमाग में आना चाहिए बिना हथियार। क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, 19B। तो ब के साउंड से बन गया, यहाँ पे भी बिना का साउंड भी ब से है और यहाँ पे भी लेटर B है, तो B से बन गया बिना हथियार। क्या बन गया, बिना हथियार। तो जब 19B की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए 19B बिना हथियार, क्योंकि 19B में यही बात कही गई है कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिक सम्मेलन कर सकते हैं। तो अगर आपको बिना हथियार शब्द याद रह जाएगा तो आपको पूरी की पूरी लाइन याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट है 19C। अब देखिए यहाँ पे स मतलब संघ या संगठन, यहाँ पे भी स का साउंड है, तो यहाँ पे भी सी में भी क्या आ रहा है, स का साउंड। 19C में
संघ या संगठन। ठीक है, संघ या संगठन। तो जो संघ या संगठन बनाने की नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है 19C में। फिर आते हैं हम 19D पर। अब डी, देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अब भ्रमण को हम और क्या बोलते हैं? भ्रमण को हम दौरा भी बोल सकते हैं। दौरा किया हमने वहां का, मतलब वहां का भ्रमण किया या वहां का दौरा किया। तो डी से दौरा, तो आपको डी से क्या शब्द माइंड में लाना है? दौरा। और दौरा से आपको पता है दौरा करना कहीं का मतलब कहीं का भ्रमण करना। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आप स्वतंत्रता पूर्वक दौरा कर सकते हो, मतलब भ्रमण कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता है इस बात की। तो बात आती है 19D में। जब बात आएगी 19D में क्या है, तो डी से माइंड में आएगा दौरा। क्या शब्द आएगा माइंड में? दौरा। तो दौरा से आपको याद आएगी कि दौरा का मतलब होता है भ्रमण करना, कि आप किस देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक दौरा या भ्रमण कर सकते हो। फिर आती है अनुच्छेद 19E। 19E में बोला गया है देश के किसी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता। 19E क्या बोलता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता दी गई है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को उसमें रखा गया था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आके जमीन नहीं खरीद सकता था या वहां पे स्थायी निवास नहीं कर सकता था। लेकिन जब से धारा 370 पर अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, तो उसके बाद से अब जम्मू कश्मीर में भी लोगों को जाने की स्वतंत्रता है, वहां पे भी लोग स्थायी निवास कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य किसी भी क्षेत्र में आप स्थायी निवास की आपको स्वतंत्रता थी। तो इसको याद करने की ट्रिक है 19E। अब ई से क्या बन गया आपका? स्थायी। अब देखिए इसमें भी ई का साउंड है लास्ट में, स्थायी। मेरे साथ बोलिए 19E। ई जब साउंड आ रहा है ई का, तो ई से स्थायी। तो आपको ई लेटर याद रखना है। ई का एक कोड माइंड में बना लीजिए कि ई का कोड क्या है? स्थायी। तो उससे क्या आएगा कि स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता है देश के सभी नागरिकों को देश के किसी भी क्षेत्र में। फिर है 19G। अब जी से याद रखना है GST। अब GST जो है, जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो जी 19G, जी से क्या याद रखना है? GST। अब GST किस पे लगता है? व्यापार या कारोबार पर। तो GST से आपको याद आ जाएगा कि GST किस पे लगता है? व्यापार या कारोबार पर। तो 19G बोलता है कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो 19G आपको क्या मूल अधिकार देता है? किसी भी व्यापार या कारोबार को आप स्वतंत्रता से कर सकते हो। आई होप आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है, 19 से लेके 22 तक दिया गया है, और इसमें अनुच्छेद 19 को सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई होप आपको अनुच्छेद 19 याद हो गया होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। 19A में हमने पढ़ा ए से अभिव्यक्ति, तो जो भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी वो थी 19A में। अब आपको पता है कि प्रेस भी अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है, तो इसलिए जो प्रेस की फ्रीडम है वो भी किस में आती है? 19A के अंतर्गत। 19A के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा कब हुआ था? पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में। इसके द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। याद रखनी है कि जो हमारा पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और उस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि जो अनुच्छेद 19 था उसमें कुछ बदलाव किए गए थे और हमारे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1951 में जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, अब देखिए यहाँ पे पहले दो शब्द क्या हैं? 1951 में जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं वो है 1951 में फर्स्ट टू लेटर्स क्या आ रहे हैं? 19।
तो 1951 में जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें किसमें बदलाव किया गया था? हमारे 19वें अनुच्छेद में। इसमें क्या किया गया था कि हमारे 1951 में हमारे 19वें अनुच्छेद में कुछ प्रतिबंध लगा के हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को कुछ हद तक सीमित कर दिया गया था। अब देखिए किस प्रकार से सीमित किया गया था। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अगर सरकार को लग रहा है कि किसी व्यक्ति के विचारों द्वारा, अभिव्यक्ति द्वारा देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था या और राज्यों से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं या कोई अपराध के लिए उत्तेजित हो रहा है, तो उससे क्या है, उस पर सरकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार द्वारा। 19B आपको बता चुकी हूँ, बिना हथियार, बी से बिना हथियार। तो इसके तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिक क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगर लग रहा है कि राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था में खतरा आ रहा है तो इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अब शांतिपूर्ण जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना, ऐसी स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि उससे आम लोगों को परेशानी हो, जैसे कि यातायात ही ठप हो जाए। कुछ समय पूर्व दिल्ली में भी आरक्षण की मांग करने वाले कुछ समूहों ने जुलूस निकाला था, यह बिना हथियारों के शांतिपूर्ण जुलूस, लेकिन इस जुलूस से क्या हो गया था कि वहां पर यातायात ठप हो गया था। तो इसलिए इस स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। 19C, सी से संघ या संगठन। तो जो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है वह सभी नागरिकों को है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। फिर आता है 19D, देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण या दौरा करने की जो स्वतंत्रता है वो है 19D में। 19E, से साउंड आ रहा है, स्थायी। तो जो देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता है वो थी 19E में। 19F क्या था? 19F को तो हटा दिया गया था क्योंकि उसमें संपत्ति अर्जन संबंधी कुछ बातें कही गई थी। 19G में, जी से मैंने आपको बताया था जीएसटी। जीएसटी किस पे लगता है? कारोबार पे। तो कोई भी व्यापार या कारोबार आपको करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता, जैसा कि पुराने टाइम में होता था कि जो मोची होता था उसका बेटा मोची बनता था, जो राजा होता था राजा का बेटा राजा बनता था। तो अब ऐसा नहीं है। अब अपनी इच्छा से भारत का नागरिक कोई भी व्यापार या कारोबार चूज कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 19E में तो हमने पढ़ ली अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता और कहीं कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 20 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अपने अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो अनुच्छेद 20 है इसके तहत उन व्यक्तियों को जिन पर कोई भी मान लो अभियोग लगाया गया है उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी पे कोई भी अभियोग लगाया गया और उसको ऐसे ही बोल दिया गया, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि उसी ने वह जुर्म किया है। अगर सिद्ध ना हुआ हो तब तक हम उसको अपराधी शब्द यूज नहीं कर सकते, हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है लेकिन उसको दंड जितना उसका कानून व्यवस्था में दिया गया है हम उससे भी अधिक उसको दंड दे रहे हैं या एक बार से अधिक उसको दंड दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सब बातें कही गई है आपके अनुच्छेद 20 में।
अनुच्छेद 20 को याद करने का सबसे आसान तरीका है, अब देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं 20। अब आप 20 से याद रख लीजिए विश, मिलते जुलते साउंड है 20 विश, ये मिलते जुलते थोड़े साउंड लग रहे हैं। विश का मतलब क्या होता है जहर। तो मान लीजिए आपने किसी को 20 पिलाया है, मतलब विष पिलाया है, जहर पिलाया है, तो जब तक यह बात सिद्ध नहीं हो जाती तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। जब सिद्ध भी हो जाता है तब भी आपको उसके लिए एक बार से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, या आपको स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 से आपके दिमाग में आना चाहिए शब्द 20 मतलब विष, विष, ठीक है, विष। तो 20 और विष, फिर विष पिला दिया तो ये किससे रिलेटेड हो गया, वो क्या हो गया, एक आपका अपराध। तो जो अपराधियों से रिलेटेड है वो है अनुच्छेद 20। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 को और क्या बोला जाता है, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, कि किसी कोई व्यक्ति अपने जीवन और शरीर की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको भी मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। आर्टिकल 21 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह लॉ द्वारा एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा ना बनाया गया हो कुछ ऐसा लॉ, लेकिन जो लॉ है वो भी रिजनेबल होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए जिस वजह से सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके इस अधिकार से वंचित रहना पड़ रहा है। ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी सनकीपन के कारण कोई ऐसा रूल नहीं बनना चाहिए जिससे कि जो नागरिक हैं उनका यह अधिकार, जीवन जीने का अधिकार उनसे छिन जाए। लेकिन अगर कोई फेयर और रिजनेबल चीज़ है तो उसकी वजह से अगर लॉ बनाया जा रहा है तो इस अधिकार पर भी कुछ हद तक लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21 और क्या बोलता है। इसमें बोला गया है द राइट टू गो टू अब्रॉड, मतलब विदेश जाने की स्वतंत्रता। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार भी सभी इंडिविजुअल्स को होना चाहिए। और अपने अकेले रहने के लिए भी अगर कोई अकेले रहना चाहता है, द राइट अगेंस्ट है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हम किसी को जबरदस्ती अकेले रहने पर बाध्य नहीं कर सकते। द राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, फांसी के विरुद्ध अधिकार। द राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, अगर जो अधिकार है आवास का वह भी सभी लोगों को प्राप्त है। अगर कस्टडी के टाइम में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके अगेंस्ट भी अधिकार है। द राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, किसी को भी पब्लिक के सामने हैंगिंग नहीं की जा सकती, फांसी नहीं लगाई जा सकती। सभी को डॉक्टर की सहायता लेने का पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 21A में सभी को एजुकेशन लेने का अधिकार है। और मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने का भी सबको अधिकार है। और इम्प्रूवमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सभी को अधिकार है कि वो अपने कम्युनिकेशन संचार के माध्यमों को इम्प्रूव कर सके। प्रोवाइडिंग ह्यूमन कंडीशंस इन प्रिजन, कि जेल में भी ऐसे जीवन जीने योग्य कंडीशंस हो, ऐसा नहीं है कि जेल में किसी को बंद कर दिया है और वहाँ पे जो कंडीशन है वो ह्यूमन के रहने लायक नहीं है। जो हमने अभी अनुच्छेद 21 पढ़ा उसको आप जल्दी से एक बार देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि आया था 2002 में, सन 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन आया था। और उसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि 86वां संवैधानिक संशोधन कब आया, तो
तो यह आया था 2002 में। याद रखनी है कि 2002 में कौन सा संशोधन आया है, 66वां संवैधानिक संशोधन। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो 66वां संवैधानिक संशोधन 2002 में आया था उसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 का। उसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। हमारे स्वतंत्रता के अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, उसमें जो हमारा लास्ट है आर्टिकल 22, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो उसको बिना कारण गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कारण बता के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह बंदी बनाया हुआ व्यक्ति वकील की सलाह भी ले सकता है। उसको आप वकील की सलाह लेने से नहीं रोक सकते, वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील की सहायता ले सकता है और उसको 24 घंटे के अंदर, ये क्वेश्चन बनता है कितने घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। उसको 24 घंटे से अधिक समय के लिए आप बंदी बना के नहीं रख सकते। यह बातें कही गई है अनुच्छेद 22 में। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 22 बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना है। 22 और 24 देखिए 2 का डिफरेंस है इनमें। 22 के 2 अंक प्लस करने पर क्या आ रहा है, 24। तो अनुच्छेद 22 क्या बोल रहा है कि 24 घंटे के अंदर पेश करना है बंदी बनाए व्यक्ति को। तो ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया है, 24 घंटे के अंदर पेश करना है। 22, 24 ये 2 नंबर एक साथ याद रख लीजिए, 22 और 24। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।